Hello students, good afternoon. Today I am going to discuss our previous year paper Karnataka State Eligibility Test. So we will discuss at least 10 questions of previous year paper of Karnataka State Eligibility Test. हम लोग एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हिंदी और इंग्लिश में भी मैं जितना हो सके उतना एक्सप्लेनेशन करूंगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। चलिए हम लोग चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आप लोग को देखेंगे। अ पर्सन इज एबल टू इमीडिएटली रिकॉल द नेम ऑफ हिज फ्रेंड whom he is meeting him after 10 years. दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 10 साल के बाद आप एक अपना फ्रेंड्स को सडनली आप याद कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, तो वो कौन सा मेमोरी में आता है ये पूछ रहे हैं वो। आप और एक बार बताना चाह रहा हूं कि आप अपना दोस्त को 10 साल के बाद आप मिल रहे हो, सडनली आपको मिल गया तो आपको एक फ्लैश के जैसे उनका यादगाश आ गया आपको। तो इसका जो है इनका जो आंसर है इसका जो आंसर इन्होंने दे रखा है KSET का आंसर की में इसका जो है डिक्लेरेटिव मेमोरी दिया है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगर हम ऐसा सोचें कि कोई भी हमारा दिमाग में वो अपना फ्रेंड का जो मेंटल इमेज बहुत दिन से पहले बना हुआ है तो उसको देखने के बाद आपने उसको रिकलेक्ट किया तो उस कंटेक्स्ट से ये आंसर ठीक होगा। नहीं तो कई बार हम लोग फ्लैश बल्ब मेमोरी या रिमोट मेमोरी, फ्लैश बल्ब मेमोरी होने का भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, तो आप उसमें ध्यान रख लीजिएगा। ये जो आंसर रहेगा इसका डिक्लेरेटिव मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी का मतलब होता है इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी जो हम ऑलरेडी किसी विषय और किसी वस्तु के बारे में हमारा नॉलेज एकदम फैक्चुअल, एकदम सेमेंटिक हो जाता है, उसके बारे में हमारा पूरा आइडिया हो जाता है। तो इन केस में ये क्वेश्चन रहा। हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। The only skin sense that has its own identifiable receptor. तो सिर्फ एक ऐसा स्किन जो पार्ट है जो हमारा एक्सपीरियंस है, स्किन का जो सेंसरी एक्सपीरियंस है उसमें आइडेंटिफाइबल रिसेप्टर्स को जो पहचानता है वो कौन है। जैसे कि 4 ऑप्शन उन्होंने दे रखा है। ए ऑप्शन में कोल्ड, बी वार्मथ एंड सी पेन एंड डी प्रेशर। तो 2 का जो आंसर रहेगा आपका डी रहेगा, यानी कि प्रेशर्स जो होता है उसमें अपन खुद आइडेंटिफाइबल रिसेप्टर्स होता है। रिसेप्टर का मतलब होता है जो हमारा स्किन्स में जो इंफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस करवाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि न्यूरॉन्स है, रिसेप्टर्स एक न्यूरॉन्स है, एक काइंड ऑफ न्यूरॉन्स का लेयर्स होता है, उसको हम रिसेप्टर्स कह सकते हैं। तो ये हमारा दूसरी क्वेश्चन रहा। और दूसरी क्वेश्चंस के बाद हम लोग आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ट्रू इन ए स्प्लिट ब्रेन पेशेंट। तो एक 4 स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि स्प्लिट पेशेंट जो होते हैं, स्प्लिट ब्रेन पेशेंट होते हैं, उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिलते हैं, मतलब क्या उसका जो नीचे दी गई, मैं अभी ऑप्शन पढ़ने वाला हूं। तो ऑब्जेक्ट इन योर लेफ्ट विजुअल फील्ड वुड बी इजीली नेम्ड, और ऑब्जेक्ट इन योर लेफ्ट विजुअल फील्ड आर इनविजिबल। Object in your right visual field would be easily named. Objects in your right visual field are invisible. तो इसका जो आंसर है सी है इसका आंसर। Objects in your right visual field would be easily named. जो जिनको स्प्लिट ब्रेन पेशेंट होता है तो उसमें ये उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स में एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है, ही कैन राइट विजुअल फील्ड है, इजीली वो आइडेंटिटी कर सकते हैं, नेम कर सकते हैं। जो हमारा ब्रेन में जो विजुअल फील्ड्स जो बोलते हैं उसके लिए उन्होंने बता रहे हैं कि जो स्प्लिट ब्रेन है वो राइट विजुअल फील्ड को इजीली नेम कर सकते हैं। ये जो आंसर था 3 का। और चौथी को हम चले जाएंगे। तो 4th क्वेश्चन, 2 lights must be differ in intensity at least 8% to perceive this illustrates. तो एक साइकोफिजिक्स साइकोलॉजिस्ट ने इनका स्टेटमेंट दिया है, बहुत फेमस है। तो वो बोल रहे हैं कि 2 लाइट मस्ट बी डिफर इंटेंसिटी में डिफर करना है एटलीस्ट 8%। तो 8% का जो है टू बी परसीव्ड दिस। तो एक परसेप्शन के लिए ये जो स्टेटमेंट दी गई है कि मैं डिफरेंशिएट कितनी होना चाहिए, 8% की टू बी परसीव्ड। तो ऐसा परसेप्शन होना चाहिए कि इसका जो स्टेटमेंट इंटेंसिटी जो इलिस्ट्रेट करती है, यानी कि
एटलीस्ट 8% बाय परसीव्ड दिस इलस्ट्रेशन। तो ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है इसका जो आंसर है आपका 4B का है। इसका आंसर जो है बी, यानी कि वेबर्स लॉ इसके बारे में बोलती है। तो वेबर्स लॉ के आप देख सकते हो, जाके वेबर्स का एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। और उसके अलावा भी आगे का वेबर्स लॉ है, पेचनर्स लॉ है, कोर्टेस लॉ है, एमर्स लॉ है, इसको आप देख सकते हैं इसके बारे में। चलिए हम लोग अभी 5वीं में चले जाते हैं। 5th क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इन्होंने 4 काम दिए हैं, मतलब फंक्शंस दे रखा है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हम लोगों को ये पूछना है कि इसमें जो ऐसा 3 काम ऐसा है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है, और एक काम ऐसा है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, इंक्रीजिंग डाइजेस्टिव एक्टिविटी टू सप्लाई फ्यूल फॉर द बॉडी। तो डाइजेस्टिव एक्टिविटी को इंक्रीज करती है और फ्यूल बनाते हैं, मतलब डाइजेस्टिव से जो फायर बनती है हमारा, तो उसका करने का काम है। एक तो ये है। और बी में डायलेटिंग द पुपिल्स ऑफ द आईज, पुपिल्स ऑफ आईज को डायलेट करना है। और सी इंक्रीजिंग द हार्ट रेट को बढ़ाना है। और इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ द लंग्स। तो इसमें से कौन सा जो है वो सिंपैथेटिक का नहीं है। जो ऑप्शन ये इसका करेक्ट है, क्योंकि इंक्रीजिंग डाइजेस्टिव एक्टिविटी जो बनती है उससे जो भी कुछ रिलेटेड होता है, जब बॉडी रिलैक्स होते हैं तब होता है, तब हम पैरासिम्पैथेटिक वर्क बोलते हैं। तो इसलिए ये जो फर्स्ट वन है, जो पैरासिम्पैथेटिक काम कहाँ होता है, जो इंक्रीजिंग डाइजेस्टिव एक्टिविटी जो जरूरत पड़ती है तब हम नॉन पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देता। तो इसके लिए ये पैरासिम्पैथेटिक का काम है 5th वन। चलिए हम लोग चलते हैं। सोशल इनइक्वालिटी इंक्रीजेस। सोशल इनइक्वालिटी से क्या बढ़ जाती है, तो एटीट्यूड और प्रिजुडाइज, एट्रीब्यूशंस एंड पॉवर्टी। अब देखिए सोशल एटीट्यूड, सोशल इनइक्वालिटी से सबसे डायरेक्ट रीजन है हमारा पॉवर्टी बढ़ाने का, यानी कि जो हमारा सोशल इनइक्वालिटी जैसे इंक्रीज होती है तो हमारा पॉवर्टी बढ़ जाती है। तो ये चीज आपको याद रखना होगा। बाकी एटीट्यूड, प्रीजुडाइज एंड एट्रीब्यूशन जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ये इनडायरेक्टली रिलेटेड है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 जो बोल रहे हैं, द मेजर ट्राइट्स ऑन विच वन फॉर्म्स इंप्रेशन अबाउट अदर्स आर। तो ये आलपोर्ट का जो 3 ट्राइट्स बताया गया है, उसमें सेंट्रल ट्राइट्स ऐसा होता है जो इंप्रेशन हम लोगों को देख के इंप्रेशन बनाते हैं, यानी कि कार्डिनल ट्राइट्स, सेंट्रल ट्राइट्स, जो ऐसा जो ट्राइट्स है तो वो ऑर्डिनल ट्राइट्स करके 3 ट्राइट्स है। इसमें जो हम लोग इंप्रेशन बनाते हैं वो सेंट्रल ट्राइट्स में बनाते हैं। तो चलते हम लोग 8 क्वेश्चन नंबर 8। People when encounter repeated failure of self-modification program, a situation referred as a false hope syndrome। तो इसमें क्या होती है कि बार बार people when encounter repeated failure of self-modification program, बार बार आपको सेल्फ बदलाव करने के लिए अपना सेल्फ की वो बार बार फेल्यूर हो जाते हैं, वो ऐसा सिंड्रोम को डेवलप करते हैं, उसके नाम है फॉल्स होप सिंड्रोम। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो बोलती है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। तो वेरिएबिलिटी का मेजर नहीं है इसमें, तो वो है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का जो है मोड एंड मीन। ये दोनों जो है वेरिएबिलिटी का नहीं है कंपेयर टू स्टैंडर्ड डिविएशन और क्वार्टल डिविएशन। 2 और 3 ऑप्शन में आपको स्टैंडर्ड डिविएशन और क्वार्टल डिविएशन दिख रहा है, तो ये दोनों जो है आपका उसमें नहीं आता है। जो ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन एंड क्वार्टल डिविएशन है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी का है। तो बाकी 1 और 4 है वो नॉन वेरिएबिलिटी से रिलेटेड है, तो इसलिए आपका 1 और 4 इसका सही है। तो 10वीं का क्वेश्चन हम जा रहे हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स आर मोर यूजफुल इन टेस्टिंग डेटा ऑब्टेन फ्रॉम ए रैंडम सैंपल। तो रैंडम सैंपल से जो आप डाटा कलेक्ट करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा यूज होती है, मतलब जो यूटिलाइज करने वाले टेस्ट क्या होता है। तो इसका जो आंसर है आपका बी आंसर रहेगा, क्योंकि टी टेस्ट जो है हम लोग रैंडम सैंपल से यूज करते हैं जो पैरामीट्रिक टेस्ट है। और उसके अलावा भी हम लोग जो है इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा एफ टेस्ट है। एफ टेस्ट है जो अनोवा टेस्ट बोला जाता है। ये दोनों जो है आपका क्वेश्चंस हम लोग जिसको आप कह सकते हैं। तो ये हमारा जो रहा
2 and 4 जो F टेस्ट एंड T टेस्ट जो है रैंडम सैंपल से ही हम लोग कलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा 10 क्वेश्चंस हमने मैंने KSET का कर लिया। तो ये जो ऐसे ही हम लोग आगे बनाते रहेंगे वीडियोस, मतलब हर एक वीडियो में हमने 10-15 क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे और उसको बैकग्राउंड भी चेक करेंगे, तो आपकी ये मददगार साबित होगा। और हमारा यूट्यूब वीडियोस जो रिगार्डिंग टू नेट एग्जाम तैयार चल रहा है, बहुत वीडियोस हम बना चुके हैं, हर एक एरिया में वीडियो बना चुके हैं, तो आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। और अगर आप नया है हमारा चैनल के लिए तो आप प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब so that our videos can reach you on time. And also we are going to prepare a number of PhD entrance exams, not only for NTA NET exam but also PhD entrance exam, and साथ ही साथ DSSB counseling and other कोचिंग्स जो रिलेटेड है, जो कोई स्टेट एग्जाम्स है उसको भी हम लोग कर रहे हैं। तो